स्टूडियो में आमंत्रित किया है बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध फ्लेमेंको गिटारिस्ट श्री संजीव शीरी जी को। तो संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम कलामंच में। नमस्ते पूर्वा जी, और बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, मुझे बुलाया आपने। जी संजीव जी, आपके बारे में हम क्या कहें, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर साहित्य की बात की जाए तो हमने सुना है कि आप बचपन से ही साहित्य में रुचि रखते थे। अगर संगीत की बात की जाए तो आपकी संगीत की यात्रा भी अद्भुत और अस्मरणीय है, जिसे सुनकर लगता है कि आप किन संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे। हम चाहेंगे कि आपकी जो यात्रा के पड़ाव रहे हैं, किस तरह से आज आपने ये मुकाम बनाया है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी बिल्कुल, मुकाम तो अभी नहीं बनाया है, यात्रा जारी है, जो कि शायद कला में सभी कलाकारों के साथ रहती है, यात्रा चलती रहती है। तो मेरा जो जन्म हुआ है वो भोपाल के पास एक गांव है नसरुल्लागंज, वहाँ पर हुआ, और बचपन से ही कला के लिए बड़ा अनुराग रहा। तो संगीत तो सुनने को नहीं मिला, क्योंकि उस समय गांव में हमारे संगीत नहीं था, और हमारी फैमिली में भी, परिवार में भी कोई संगीत में क्षेत्र कोई नहीं था। और एक ऐसा धारणा सी बन गई थी कि संगीत से ज्यादा पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, जो शायद मिडिल क्लास फैमिली में सभी जगह अभी भी है। हाँ, पढ़ाई के बाद और पहले पढ़ाई करो, राइट। तो मैं भी उसी समस्या से जूझ रहा था, और मुझे संगीत कभी मिला नहीं, लेकिन साहित्य जरूर मिल गया, क्योंकि कला से तो बहुत प्यार था, तो संगीत नहीं तो साहित्य। तो साहित्य मुझे मिलता रहा आसपास से, और जो घर के मतलब मेरे फादर थे, मदर, लोगों ने भी मुझे अलाउ किया कि किताबें पढ़ने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। तो मैं गांव में ही मतलब अपनी किताबें बुलाता था, ज्ञानदीप प्रकाशन हुआ या साहित्य अकेडमी की किताबें पार्सल से बाय पोस्ट मैं बुलाया करता था। और काफी मतलब पढ़ने का इतना शौक था कि आई थिंक 6th या 7th क्लास से ही मैं लिटरेचर में लगभग वही 8-9 साल की उम्र। जी हाँ, रूबरू हो गया था। और जो भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, जैसे कि अज्ञे हुए, निराला हुए, या फिर महादेवी जी हुई, ऐसे लिटरेचर को मैं पढ़ रहा था। मतलब शुरू कर दिया था। 8-9 साल का बालक और जो है इतने बड़े साहित्यकारों को पढ़ने में रुचि रखता है, अपने आप में ही एक अद्भुत बात है। हाँ, वो एक बड़ी प्यास सी थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था पढ़ना। और लकीली मैं स्कूल में भी, हमारे संगीत नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी जरूर थी, और somehow I got access to the library। तो उससे भी काफी संपर्क बनता गया, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि आप कभी कभी किताबों से पूरी दुनिया ट्रेवल करने लगते हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। वो छोटी सी लाइब्रेरी की जो भी किताबें थी, उसके थ्रू मैं कभी मतलब प्रेमचंद की दुनिया में ट्रेवल करता था, कभी शेखर, एक जीवनी के शेखर से रूबरू होता था, कभी सतपुड़ा के घने जंगलों की भी यात्रा हो जाती थी किसी पोइट्री के थ्रू। तो देश, कभी रशियन साहित्य, तो गोरकी की माँ, से पूरा रशिया ट्रेवल हो जाती थी। वहीं अपने गांव में बैठे बैठे साहित्य के साथ मैं काफी यात्राएं कर रहा था। फिर साहित्य से ये संगीत का सफर। जी, तो साहित्य से एक अच्छी चीज ये हुई कि मुझे एक चित्त मिला, जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसा चित्त जहाँ पर कला आ सकती है। तो संवेदनशीलता, एक गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, उसने फरोग ए शम सुखन दूर है असद, हुस्न ए फरोग शम ए सुखन दूर है असद। मतलब हुस्न ए फरोग मतलब खिले हुए गुलाब की सौंदर्य, हुस्न ए फरोग ए शम ए सुखन, और खिले हुए गुलाब का सौंदर्य मतलब इतना उस सौंदर्य को इतना विकसित करना कि वो आपके इल्म में भी आ जाए, आपका इल्म इतना विकसित हो जाए कि खिले हुए गुलाब की खुशबू रखे। इससे वेरी डिफिकल्ट। हुस्न फरोग ए शमे सुखन दूर है असद, पहले दिल गुदाख्ता पैदा करे कोई। क्या बात। तो पहले दिल गुदाख्ता मतलब दिल में आपकी सेंसिटिविटी जब तक पैदा नहीं होगी, वो इल्म में इतनी खूबसूरती नहीं आ सकती जितनी कि खिले हुए गुलाब की सौंदर्य। ये तो साहित्य ने मुझे दिल गुदाख्ता दे दी। इसके बाद तो कोई भी आर्ट आ सकता है। तो शुरुआत साहित्य से हुई, लेकिन बाद में जैसे मैं जब बड़ा हुआ तो मैं संगीत की तरफ मेरे कदम खुद ब खुद मुड़ गए, और
संगीत में सीखना मैंने चालू कर दिया। जी, जैसा कि हम जानते हैं ये भी कि लोगों की एक अभी अगर युवाओं से बात की जाए या और भी घर में बात की जाए तो पढ़कर नौकरी करना ये तो सभी का सपना होता है, घर के लोग भी चाहते हैं, लेकिन अगर हमको पढ़ाई के बाद वो भी जॉब मिले, वो भी जाके फॉरेन कंट्रीज में, लंदन जैसी सिटीज में, और उसके बाद अपने शौक को इतना फलीभूत करके और इतना ज़्यादा आप उसको तवज्जो देके और फिर इंडिया में जॉब छोड़कर वो भी इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जॉब आपने जो तो ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं चाहूँगी कि संजीवी थोड़ा सा इस पे भी एक प्रकाश डाले कि किस तरह से एक्चुअली देखिए कला से प्यार शुरू से ही रहा मेरे साथ जी। और उसके चलते चलते मैं साहित्य और संगीत दोनों में मतलब दखल अंदाजी करने लगा था। तो मैं सीख रहा था, क्लासिकल म्यूजिक भी सीख रहा था, मैं गिटार बजाता था, स्पेनिश गिटार, लेकिन उस पर मैं क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है 8 साल। तो ये सब चल रहा था और साथ ही साथ मैं अपना मतलब आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, अपना अर्निंग भी करना चाहता था, क्योंकि एक ये धारणा रहती है समाज में, शायद किसी हद तक वो सही भी है कि शायद हम कला से उतना पैसा नहीं कमा सकते, या हम मतलब जब तक आपकी कला मजबूत नहीं होती आप शायद उतना अर्न नहीं कर सकते अपने उससे। तो मैं सोच रहा था कि कला जब तक मेरी मजबूत नहीं होती, परिपक्वता नहीं आती, तब तक मैं एटलीस्ट इंडिपेंडेंट रहूंगा, फाइनेंशियली मैं अर्न कर सकता हूँ, इतना मेरा मादा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं नौकरी में चला गया, मैंने MBA किया, नौकरी करी, और पूरे दरमियान मेरा संगीत का सफर चलता रहा। जी, आप क्या कहाँ पोस्टेड थे? मैंने MBA पुणे से किया, इसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद हुई, इसके बाद औरंगाबाद, इसके बाद पुणे, इसके बाद बॉम्बे, इसके बाद बैंगलोर, फिर आप आउट ऑफ इंडिया इतनी, इसके बाद आउट ऑफ इंडिया USA गया, USA से वापस आया, इसके बाद फिर यूरोप गया, यूरोप से वापस आया। तो ये मेरा 15-16 साल का मतलब प्रोफेशनल वर्क रहा। लेकिन इसमें सबसे जो मूलभूत चीज थी वो मैंने अपने हृदय की आवाज को कभी भी दबने नहीं दिया, क्योंकि हृदय मेरा संगीत के लिए था। तो मैं नौकरी भी करता था, लेकिन नौकरी के बाद पूरा टाइम में संगीत में देता था। मतलब 2 लाइफ मैंने लिटरली जी है 15 साल तक, क्योंकि पैशन है वो करना है, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। तो नौकरी करता था जिम्मेदारी निभाने के लिए, और अपने शौक को, हृदय की आवाज को सुनने के लिए मैं अपना जब ऑफिस खत्म हो जाता 5 बजे 6 बजे अपना म्यूजिक में चला जाता था। और मैं जितनी सिटी में भी रहा वहाँ पे सब जगह में मेरा लाइफ यही रहा। अच्छा, म्यूजिक को भी समर्पित किया आपने। तो बताइए ना वहाँ की कुछ जर्नी की, वहाँ कैसे आपने फिर, क्योंकि इंडिया में रहकर म्यूजिक एक, और फिर आप बाहर जाके और म्यूजिक सीखने की ललक आपको, कैसे आपका सर्च करना हुआ? जी, इंडिया में संगीत में सीख रहा था और मैं परफॉर्मेंस भी देने लगा था इंडियन क्लासिकल में ही गिटार पर। बेंगलोर बेस्ड था मैं, और उस दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैंने एक कैसेट में एक विधा पे गिटार वादन सुना जो मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, टेक्निकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, तीनों एंगल से। उसने मेरे को काफी मतलब आत्माभिभूत कर लिया, ऐसा एक अंतरात्मा में जी बस मुझे लगा ये संगीत बड़ा अलग है। और कैसेट था, सेकंड हैंड कैसेट, और उसमें मालूम भी नहीं था कौन सी विधा है और कौन आर्टिस्ट है। तो मैं सुनता रहा उसको, काफी समय तक मैंने सुना, आई थिंक 1 साल तक क्या आसपास मैंने उसे सुना। फिर मैंने सोचा कि पता तो करूँ ये संगीत किसका है, क्या नाम है इसका। तो जब मैंने अपने शास्त्रीय संगीत के जो गुरु थे उनसे जब मैंने सिखाया, उनसे मैंने बताया ये, तो देखिए इंटरेस्टिंगली हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो कभी लिमिट नहीं करता माइंड, एक्चुअली वो इनेबल करता है नई साउंड को समझने के लिए, उसको अंगीकृत करने के लिए ओपन करता है। तो मेरे जो टीचर थे शिवकाश सोनटके जी, बेंगलोर बेस्ड, उन्होंने ग्रेमी भी उनको मिला है 2017 के आसपास। तो क्योंकि उन्होंने भी दूसरा म्यूजिक सुना था और वो भी पूरे प्रॉपर फैमिली से थे क्लासिकल की, तो उन्होंने बोला अरे तो फ्लेमेंको म्यूजिक है, स्पेन का म्यूजिक। अच्छा, तब आपको वो पता चली फ्लेमेंको। जी, और जो आर्टिस्ट हैं वो पेको दे लुसिया हैं, वो बड़े महानतम संगीतज्ञ हैं। तो शास्त्रीय संगीतज्ञ ने मेरे को फ्लेमेंको के बारे में बताया। अच्छा, हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, उन्होंने ही मुझे बताया कि ये फ्लेमेंको है।
फिर क्योंकि मेरे उसमें काफ़ी लगाव हो रहा था, मुझे काफ़ी मतलब आनंद आ रहा था, तो मैंने कहा इस म्यूज़िक को फॉलो करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सीखता हूँ। मेरे शास्त्रीय संगीत तक जो गुरु थे उन्होंने बोला इसको सीखना है तो तुम्हें स्पेन जाना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ तो किसी को आता नहीं है जी। लेकिन हाँ, तुम शास्त्रीय संगीत से अपने कान तैयार कर सकते हो, हाँ। अपनी स्किल तैयार कर सकते हो, इसके बाद तुम सीखने चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसको सीखने के लिए अगर स्पेन जाना है या यूरोप जाना है तो क्या किया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि शायद मैं जॉब ले लूं अगर यूरोप में, तो मेरा फ्लेमेंको का रास्ता काफी इजी हो सकता है, मैं उस तक पहुंच सकता हूं। तो मैंने लंदन में मैंने जाने का सोचा और जॉब मैंने वहां पे ढूंढा। उसका सिर्फ मूलतः उसका यही रीजन था कि मैं अपने हृदय की आवाज सुन रहा था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं फॉरेन में जॉब करूंगा, ढेरों पैसे कमाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को फ्लेमेंको की आस थी। एक कहावत होती है ना संजीव जी के इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ये जो म्यूजिक से आपका इश्क था, जो लगाव था, ये आपको कहते हैं कि सात समंदर पार ले गया। राइट, एब्सोल्युटली जी। और अब जैसे लंदन जाने से पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, जनरली लोग क्या करते हैं अपना घर देखते हैं, वहाँ पर कहाँ पे रहेंगे और उस तरह की चीजें। हाँ। मैंने वो सब नहीं देखा। पहले मैंने म्यूजिशियंस देखे, वहाँ पे म्यूजिशियंस अच्छा। कौन हैं, फ्लेमेंको के म्यूजिशियंस किस एरिया में रहते हैं, कौन कौन म्यूजिशियंस हैं। इंडियन क्लासिकल, क्योंकि मैं इंडियन क्लासिकल भी परस्यू कर रहा था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के म्यूजिशियन कौन हैं और कहाँ रहते हैं, मैंने पहले वो डाटाबेस बनाया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इन लोगों के आसपास ही रहूंगा, जिससे कि मैं सीखना मेरा जारी रहे और नौकरी और जीवन की दूसरी समस्याएं आड़े ना आए। तो मेरा पहला अप्रोच फॉरेन यानी आपने वहीं अपना घर देखा जहाँ इस तरह का, क्या बात है। फिर वहाँ से आपकी जो जर्नी है, क्योंकि देखिए ये जर्नी डिफिकल्ट थी, क्योंकि आप सुबह उठे 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है लंदन जैसे किसी भी महानगर में, तो आपका 1 से 1.5 घंटा तो जाने में ही बहुत लग जाता है। और फिर 6 बजे तक आप ऑफिस में काम करते हैं, 6 बजे निकलते हैं, तो आप शाम को रात को 8 बजे तक घर पहुंचते हैं वापस। फिर आपको अपना डिनर भी बनाना है और दुनिया के जो भी प्रपंच हैं, तो संगीत के लिए तो जगह ही नहीं बची। संगीत का और जॉब का जो सिलसिला आपका वहाँ चल रहा था बाहर आके पूछे, तो उसमें आपने इतना कहते हैं कठोर जो निर्णय है कि नहीं वहाँ सब छोड़ के और जॉब छोड़ के और पूरा म्यूजिक को ही समर्पित अपने आप को कर दिया, तो वो सब कैसे हुआ? जी, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि डिफिकल्टी कैसे होती है, मतलब क्या डिफिकल्टी रहती है संगीत और जॉब के चलते हुए। जॉब में इसलिए कर रहा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहूँ, अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर सकूं अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए पैसा ज़रूरी है, तो मैं उससे पीछे नहीं हटना चाहता था। संगीत में इसलिए कर रहा था, वो मेरे हृदय की आवाज़ थी, मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि किसी भी महानगर में जब हम नौकरी भी करते हैं और उसके साथ साथ अपनी विधा को परस्यू करते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपका एक बड़ा चंक आपका जॉब खा जाता है। लेकिन मतलब मज़े की बात यह है कि अगर आप सोचें और तैयारी के साथ चलें तो ये ये अवरोध नहीं है। आप इसके साथ भी अपने विधा का जो भी आपका प्यार है या जो भी आपकी हॉबी है या जो भी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मेरा भी दूसरे लोगों की तरह जॉब में 8 बजे से लेके 7 बजे मतलब 11-12 घंटे का तो टाइम चला जाता था, लेकिन इसके बाद का जो टाइम था मैं पूरा संगीत में देता था। तो उसके हिसाब से ही मैंने अपनी लाइफ वहाँ पर तैयार करी थी कि संगीत की जो मेरे गुरु हैं उनके पास रहना, और थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए रहता है, थकावट भी होती है, लेकिन जो प्यार होता है कि ये करना है तो उसको उस हिसाब से पेशेंस से चलता रहता था। तो ऐसा सफर मेरा 15 साल तक चलता रहा, जब मैंने जॉब भी किया और संगीत भी करता था। कभी कभी मैं उतना रियाज नहीं कर पाता था, तो मेरे गुरु जो लोग थे फ्लेमेंको के या इंडियन क्लासिकल के, तो उनसे मुझे मतलब नाराजगी भी उनकी झेलनी पड़ती थी कि काम क्यों नहीं किया। तो ह्यूमिलिएशन भी होता था, वो डांट रहे हैं और आपने काम नहीं किया, लेकिन आपको तैयार है ना, आप उसको सर झुका के एक्सेप्ट करो कि नहीं हुआ और अगला दिन है आपके पास करने के लिए। तो मैं उससे पीछे नहीं हटा, डांट भी उनकी सुनी और लेकिन अपना काम भी करता रहा। अच्छा, तो कुछ जी थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जी। तो इसके बाद ये फ्लेमेंको गिटार है, थोड़ा सा परिचय दे दूं। गिटार जैसे ही दिख रहा है, नॉर्मल गिटार, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसकी बॉडी वुड जो है वो काफी अलग होती है।
ये हैंडमेड गिटार है। अच्छा। स्ट्रिंग्स जो है नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं। जनरली क्लासिकल गिटार में स्टील स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं, जिससे कि सेंसिटिविटी या वार्म साउंड बना रहता इस तरीके से। तो ये फ्लेमेंको म्यूजिक है और इंडियन क्लासिकल से काफी करीब है ये। मतलब रागदारियों का बजाने का तरीका, रागदारी ये काफी करीब है। इनफैक्ट इसका ओरिजिन इंडिया से ही माना जाता है और जिप्सीज के थ्रू सिल्क रूट से ये संगीत इंडिया से स्पेन गया। जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल में रागास होती हैं, यमन है, भैरवी है, किरवानी है, वैसे ही फ्लेमेंको में पालोस होते हैं, सेम एज रागा। तो ये जो पालो था इसका नाम है सोलिया। और ये बड़ा इमोशनल म्यूजिक होता है फ्लेमेंको। इसमें डांस भी होता है, गिटार भी होता है, सिंगिंग भी होती है। अच्छा। तो और इसमें कई सारी इमोशंस प्रदर्शित होती हैं, क्योंकि जिप्सीज का म्यूजिक है। तो जिप्सीज को सोसाइटी में जो भी रिजेक्शन मिले है, ह्यूमिलिएशन मिले है, जो भी दुख मिले, फ्रस्ट्रेशन, उसके कारण उनका ये म्यूजिक निकला था। और मतलब वो अपनी जो भी इमोशंस थी, खुशियां थी, फ्रस्ट्रेशन था, वो सब इस संगीत के थ्रू निकालते थे। यस। तो सोलिया ये म्यूजिक था। और ये इंडियन क्लासिकल से भी लिख के देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। तो ये जो मैं इसका जो स्केल अगर हम देखें, टेक्निकली बात करें तो बसंत बुखारी इसके लिए। और ये साइकिल जो इसका था वो 12 मात्रा का साइकिल था। एक ताल है उसके पीछे, जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल में 12 मात्रा है, 16 मात्रा है, वैसे ये 12 मात्रा ताल पर आधारित था। और इसमें पूरा इम्प्रोवाइजेशन है, पूरा उपज है। इसमें मैंने बिना तैयारी के जो मेरे यहाँ पर आपके साथ बैठ के जो एनर्जी मुझे मिल रही है, वही मैंने इसमें उतारी है। कोई प्रिपरेशन नहीं है, पूरा इम्प्रोवाइजेशन है। जैसे कि आपने कहा कि
इंडियन म्यूजिक से भी बहुत कुछ तालमेल जो है स्पेन की जी हाँ। म्यूजिक में इसमें आता जी। है, तो कुछ बताइए ना क्या ऐसी खासियत है आपको, क्या हाँ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैंने सोलिया बजाया और हाँ। सोलिया में एक अंडरलाइंग स्केल है या रागा है, तो जो मैं आपको बजा के बताया था, ये बसंत बुखारी एक राग होती है हमारी, वो राग पर आधारित है ये। अच्छा। उसके ही स्वर हैं, उसका ही चलन है। और जब हम ताल की बात करें तो ताल भी 12 मात्रा की थी इसमें, 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 7 and 8 9 10 and 11 and 12 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 7 and 8 9 10 तो पूरा ताल भी वही है और इस पे नृत्य हो सकता है। अगर नृत्यांगना यहाँ पर रहेगी तो उसकी जो भाव भंगिमा है वो भी ये रहेंगी, जो कि काफी कथक और भरतनाट्यम से मिली जुली रहेगी। जी अच्छा, दूसरी एक और इंटरेस्टिंग बात है इंडियन क्लासिकल में, जैसे कि हम कथक म्यूजिक में अगर कथक डांस स्टाइल में देखें तो कथक डांस चलता रहता है और साथ साथ सितार और तबला चलता है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर एज वेल। जो गिटार जो काम कर रहा है वो सितार और तबले का दोनों काम कर रहा है। कैसे? ये जो मैं थाप दे रहा हूँ वो तबले का एक एंगल रहेगी, परकसिव थाप रहेगी, साथ ही साथ मेलोडी भी चल रही है। जी, उसका भी कुछ आप जिक्र कर रहे थे कि जी हाँ। किस तरह से ताल हमारी जो परफॉर्म करते हैं जी हाँ। तबले और उस पे क्या सिमिलरिटी रहती है। राइट। सो ताल पक्ष की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंडिया में होता है कि तबला विधा है ताल के लिए क्लासिकल में या पखावज है, तो इसकी बाकायदा शिक्षण होगा तालों पे, कई सालों का आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर आप परफॉर्मेंस में जाते हैं और संगत करते हैं। तो फ्लेमेंको की दुनिया में संगत जो होती है वो गिटार तो मेन इंस्ट्रूमेंट है परफॉर्मेंस का, लेकिन जो संगत जो होती है परकशन की वो ताली से होती है, इसको पाल्मा बोलते हैं। और ताली बजाने का जो आर्ट है वो बाकायदा सीखा जाता है, वहाँ पर बाकायदा क्लासेस होती है और ये अपने अपने कैरियर है। फिर स्टेज पे लोगों को बुलाया जाता है कि ला पाल्मेरा शुड बी हियर टू परफॉर्म, जैसे कि तबले वाला होना चाहिए, जैसे पाल्मेरा होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12 की मात्रा की ताल का ही बताता हूँ। क्या बात है, हम तो आपके लिए ये वाली ताली बजा सकते हैं। हाँ। बहुत ही नायाब चीज है और इस तरह की कला, और देखिए ना ये भी एक आर्ट है और इसमें भी कितनी सारी विधाएं होती हैं। आप बहुत इस तरह से और लोगों को भी सिखा भी रहे हैं। इवन बैठक द आर्ट हाउस आपका एक क्रिएशन है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, तो देखिए मैं जब मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा था अपना, वहाँ लिंक टूटा, तो कॉर्पोरेट में मैंने कई साल काम किया, 15 साल। इसके बाद जॉब में भी मैं अच्छी सिचुएशन में आ गया था, डाटा साइंटिस्ट रहा मैं याहू में और यूरोप वाइड पूरे ऑपरेशंस देख रहा था। मेरे अंडर में दूसरे कंट्रीज के लोग भी थे और टॉप 10% जॉब में था। पर फिर मुझे लगा, अंततः एक समय आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरा प्यार संगीत है और हृदय से मैं सुन रहा हूँ उसकी आवाज, तो शायद अब टाइम आ गया कि मैं एक ही लाइफ जीऊं, जीवन को के अलग अलग रूपों में जीवन को ना जीकर एक जो रूप है, जो उसका प्रत्यक्ष रूप है, वही जिया जाए। दो नावों में कब तक सवारी करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा लालच है और मेरी कमजोरी है कि मेरा प्यार पक्का नहीं है, क्योंकि पैसा भी चाहिए तो उसके लिए जॉब कर रहा हूँ और संगीत भी खाली टाइम में। तो अगर आपका पहला प्यार संगीत है तो पूरा टाइम दो लाइफ में, भले आपको कम खाने को मिले, कम अर्निंग मिले, पर खड़े रहिए आप, अगर आपका प्यार पक्का है तो मुझे एहसास हुआ, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैं अपना सामान पैक करके गिटार और एक छोटा सा बैग लेकर स्पेन चला गया। और स्पेन में मैंने 3 साल फ्लेमेंको की गहरी शिक्षा ली
गुरुओं के घर में रहकर, गांव अलग अलग गांव में जाकर, कई बार मुझे रेलवे स्टेशन पे जब स्लीपिंग बैग में ही सोना पड़ा, अपना स्लीपिंग बैग रहता था, पार्क में सोना पड़ा, क्योंकि पैसा उतना खर्च एज ए स्टूडेंट लाइफ में आ गया था मैं। पर इस तरीके से सीखना था तो सीखा, और 3 साल वहाँ अलग अलग जगह सीखने के बाद, क्योंकि मैंने जॉब तो छोड़ दी थी अपनी, यही लाइफ थी मेरी, तो मैं वापस इंडिया आ गया। तो इंडिया आने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो चुके थे, सीनियर सिटीजन हैं अभी, तो मैंने कहा पेरेंट्स को भी ज़रूरत है मेरी, और मैं अपना संगीत भी कर सकता हूँ, तो मैं वापस इंडिया आ गया। और इंडिया में जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनको उतनी इजीली परफॉर्मेंस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। संस्थाओं से या आसपास इतने अवसर नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। जी, तो पहले तो मुझे बड़ा एक विक्षोभ हुआ, एक डिप्रेशन हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद यही एक अवसर है, शायद कुछ किया जा सके वहाँ पर। तो क्यों ना मेरी जो कॉर्पोरेट की सेविंग है उससे मैं एक ऐसी छोटा सा जगह बना सकूं जहाँ पर मैं भी अपना रियाज करूं और दूसरे लोग आकर भी अपना काम दिखाएं, करें, लोगों से जुड़ें। एक आर्ट हाउस क्यों ना बनाया जाए, और फिर हमने उसको नाम रखा बैठक द आर्ट हाउस। हमने बनाया, और उसमें मेरे साथ सुरेखा कामले जी ध्रुपद गायिका है जो भोपाल की, और राजेंद्र विश्वरूप जी हैं सुरबहार वादक। हम लोग ने मिलकर उसे आगे बढ़ाया। अब क्या आपकी आगे योजना है इसको लेके, इस क्षेत्र को लेके? देखिए, बैठक द आर्ट हाउस तो एक मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ, एक साइड बाय प्रोडक्ट ही है मेरे लिए। तो वहाँ पर तो आर्टिस्ट आते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं, हाँ। और मैं भी अपने आप को एक आर्टिस्ट मान के ही वहाँ बैठक द आर्ट हाउस जाता हूँ। आई डोंट गो देयर एज ए ऑनर, बट गो एज ए विजिटर। और मेरा काम वहाँ जाके अपना रियाज करना है और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनको सुनना है। फ्लेमेंको को लेके अभी आपकी क्या आगे? जी, फ्लेमेंको मेरी लाइफ है, और फ्लेमेंको में मैं एक कठिन विधा है ये काफी रियाज मांगता है हर दिन। तो मैं यहाँ आपके आने से पहले भी मैं अपने घर में रियाज कर रहा था, और अभी यहाँ से जाने के बाद भी अपना जाकर रियाज करूंगा शाम को। अभी आप अपनी कला को भी दूसरों को में हस्तांतरित कर रहे हैं, इसे भी सिखा रहे हैं? जी, हमें दोनों ही काम। पहला तो मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अपनी कला में जितना अंदर तक जा सकूं। शायद अभी डिस्टेंस और भी बहुत ज्यादा है जो मुझे कवर करनी है, तो मैं करता रहूंगा। उसके लिए कंटिन्यूअस रियाज, परफॉर्मेंसेस, एक सेल्फ जर्नी है, तो वो करता रहूं। लेकिन साथ ही साथ जैसा आप बोल रही हैं कि हस्तांतरित भी क्यों ना किया जाए, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे आसपास जो मुझसे सीख रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि विधा में टाइम बहुत मांगती है और बहुत थोड़ी क्लिष्ट है, तो शायद वो थोड़ी फॉरेन भी है, तो उसका स्वरूप इंडियन है पर थोड़ा क्लिष्ट है। तो अभी मेरे उतने स्टूडेंट तो नहीं है, बट मैं बिल्कुल ओपन हूँ, जितना सिखाना चाहूँगा सिखाऊंगा। जी, बहुत अमेजिंग विधा है ये, और लोगों में मतलब आपने इतने साल इसको दिए हैं, और बिल्कुल शायद मतलब पूरे भारत की ही बात की जाए तो बहुत कम लोग इस विधा से। तो अभी डांसर में 2 या 3 डांसर्स हैं ऑल अराउंड इंडिया, मोस्टली इन बॉम्बे, एंड आई थिंक 6 या 7 गिटारिस्ट हैं ऑल अराउंड इंडिया। जी, और ये हमारा सौभाग्य कि आप जो हैं हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और यहाँ हैं, तो हम सबके लिए भी प्राउड वाली बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी तमाम जानकारी, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसका अंत नहीं है। बिल्कुल। और मतलब आपका जो संघर्ष रहा है और जिस तरह से आपका डेडिकेशन आपकी कला के प्रति दिखता है, तो वो एक सच में मतलब लोगों के लिए प्रेरणादायक चीज है कि नहीं, अगर हम किसी चीज को मानते हैं या किसी चीज को समर्पित होते हैं तो वो हमारी कैसे पहली प्रायोरिटी बन जाता है, और हमको लेके भले चाहे कुछ हो। और कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो ईश्वर अपने आप साथ देता है। Absolutely. जी, तो मेरा भी यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको हृदय की आवाज सुननी चाहिए। हो सकता है कि परेशानियां रहें काफी, लेकिन अगर आपने उसकी आवाज सुनी, और जो आपका प्यार है किसी भी विधा के लिए हो सकता है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, कोई मिशन हो सकता है, पर्वतारोहण, स्पोर्ट्स, एनीथिंग, पर उस पे उतरना वही शायद जीवन का सौंदर्य वहीं पर है। आपका धैर्य और आपकी लगन ही आपको आगे ले जाए, और यूनिवर्स विल लिसन एंड रिस्पोंड। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि आप चलते चलते कुछ सुरीला सा हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, और बस एक और मैं छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा था आगे का क्या प्लान है। तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फ्लेमेंको और इंडियन क्लासिकल का जो एक
जो रूट था क्योंकि फ्लेमेंको इंडियन क्लासिकल से निकला है, इंडिया से निकला, तो मैं उसको फिर से स्थापित करना चाहता हूँ, टेक्निकली, म्यूजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो ये एक मतलब बुलेरिया फॉर्म होती है, बुलेरिया पालो होता है, दूसरा राग है, तो मैं उसको बजाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका इतनी अच्छी विधा से हम सबको परिचय कराने के लिए और आपको आगे आपके फ्यूचर के लिए और इस जो आप एक नेक विजन लेकर जो चल रहे हैं इस तरह का, और होप सो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, हमारे दर्शकों का भी बहुत सारा प्यार आपको उनकी तरफ से भी, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जो आपका मुकाम है बहुत जल्द मिले और ये जो कला है और लोगों तक भी पहुंचे और इसकी पहचान हमारे यहाँ भी स्थापित हो जो आप लेके चले। बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी दर्शक में किसी को भी अगर कुछ मतलब इस विधा को के बारे में जानना है या सीखना है, आप प्लीज कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल बी रेडी टू। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। नमस्कार।